अब हम पढ़ते हैं RH फैक्टर मींस RH कारक। अभी तक हमने ABO सिस्टम जो कि ब्लड ग्रुपिंग के लिए यूज होता है उसके बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं RH फैक्टर मींस RH कारक के बारे में। RH कारक की खोज भी लैंडस्टीनर ने की थी और RH जो नाम है वो रीसस मंकी मींस रीसस बंदर की वजह से दिया जाता है जिसमें इसे पहली बार खोजा गया था। RH कारक भी आरबीसी की सरफेस मींस सतह पर पाए जाते हैं जैसे कि A और B एंटीजन पाए जाते हैं। और RH कारक की जो जीन है इसका कोई भी विकल्प नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो जीन क्या होते हैं? हम ये जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है और कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये जीन्स। यही जीन्स माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं। तो RH कारक की जो जीन है उसका कोई भी विकल्प नहीं होता। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के फादर या मदर किसी में भी अगर RH कारक की जीन उपस्थित है तो वो बच्चा RH पॉजिटिव मींस RH कारक की जीन उसमें भी उपस्थित होगी। हमने ये पढ़ा कि RH कारक की जीन का कोई विकल्प नहीं है। अगर माता या पिता उन दोनों में से किसी के भी पास RH कारक की जीन उपस्थित है तो बच्चे में भी RH कारक की जीन जाएगी। इसका मतलब बच्चा RH पॉजिटिव होगा। अब ये RH पॉजिटिव वर्ड एक नया है, इससे क्या मतलब है? तो अगर RH कारक उपस्थित है तो उस ब्लड को बोलते हैं RH पॉजिटिव ब्लड और अगर RH कारक अनुपस्थित है तो उसे बोलते हैं RH नेगेटिव ब्लड। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी पर्सन का B ब्लड ग्रुप है और उसमें RH कारक भी है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो गया B पॉजिटिव। और अगर किसी पर्सन में RH कारक अनुपस्थित है और उसकी आरबीसी पर B एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया B नेगेटिव। तो दो तरीके के ब्लड ग्रुप RH कारक के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हो गए। एक तो हो गया RH पॉजिटिव ब्लड और एक हो गया RH नेगेटिव ब्लड। हम दो केस देख रहे हैं। पहले केस में RH नेगेटिव ब्लड दिया जा रहा है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को। देखते हैं क्या ये पॉसिबल है कि RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव को दिया जा सकता है। तो RH नेगेटिव क्योंकि उसके पास कोई भी कारक नहीं है और जब कोई कारक ही नहीं है तो इसके खिलाफ कहीं पर भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो इसी वजह से RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव को भी दिया जा सकता है और RH नेगेटिव का ब्लड RH नेगेटिव को भी दिया जा सकता है। तो अगर मैं ये कहूं कि सर्वदाता जो यूनिवर्सल डोनर हुआ करता था उसका नाम था O ब्लड ग्रुप, O रक्त समूह। O रक्त समूह सभी को ब्लड दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को तो देगा ही। जो ABO सिस्टम था उसमें पढ़ा था कि यूनिवर्सल डोनर है O। अगर हम O पॉजिटिव और O नेगेटिव इन दोनों की बात करें तो हम देखेंगे कि O पॉजिटिव तो सबको ब्लड नहीं दे पाएगा लेकिन O नेगेटिव O पॉजिटिव को भी दे पाएगा, O नेगेटिव को भी दे पाएगा, A पॉजिटिव को भी दे पाएगा, A नेगेटिव को भी दे पाएगा। तो O पॉजिटिव और O नेगेटिव में से जो यूनिवर्सल डोनर है वो है O नेगेटिव। याद रखना है यूनिवर्सल डोनर कौन है? O नेगेटिव। अब आते हैं सेकंड केस पर। RH पॉजिटिव का ब्लड हम RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को देने पर क्या स्थिति उत्पन्न होती है वो देखते हैं। RH पॉजिटिव इसका मतलब RH कारक उपस्थित है। RH कारक उपस्थित है और यहां पर भी RH कारक उपस्थित है तो RH पॉजिटिव का ब्लड RH पॉजिटिव को दिया जा सकता है। सेकंड केस की बात करें इसी में ही तो RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव वाले ब्लड में RH कारक उपस्थित है, RH नेगेटिव वाले ब्लड में RH कारक उपस्थित नहीं है।
तो जैसे ही इसके ब्लड में RH कारक वाला ब्लड जाएगा तो वो उसको एंटीजन की तरह काम करेगा और एंटीजन के खिलाफ इस नेगेटिव वाले ब्लड में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा और इसे किल किया जाएगा, मींस इस आरबीसीज को किल किया जाएगा जिनके पास RH कारक उपस्थित है। तो हम RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को नहीं दे सकते। दोबारा से समझते हैं, RH नेगेटिव का ब्लड तो पॉजिटिव वाले को और नेगेटिव वाले को दोनों को दिया जा सकता है क्योंकि इसके पास RH कारक उपस्थित नहीं है, जबकि RH पॉजिटिव का ब्लड केवल और केवल RH पॉजिटिव को दे सकते हैं, RH नेगेटिव को नहीं दे सकते। यहीं से एक चीज और समझते हैं, हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हमने AB ब्लड ग्रुप को पढ़ा था, लेकिन अब AB भी दो तरीके का हो गया, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। अगर हमसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, AB पॉजिटिव है या AB नेगेटिव है, तो हम यहां से पता कर सकते हैं। हम यहां से देखें तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से ले रहा है ब्लड और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले से भी ब्लड ले रहा है, जबकि नेगेटिव वाला केवल और केवल नेगेटिव वाले से ब्लड ले रहा है, पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब AB पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप होगा जो कि सभी से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनसे ब्लड ले पाएगा। इसका मतलब AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, मींस सर्वग्राही होगा। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो वो है O नेगेटिव, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, तो वो है AB पॉजिटिव। यहां तक हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम एक ऐसी कंडीशन देख रहे हैं जिसमें हमारे पास RH नेगेटिव के लिए RH नेगेटिव ब्लड नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? तो यहीं पर हम समझें कि हमारी जो पॉपुलेशन है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में 97% लोग जो हैं वो RH पॉजिटिव हैं, जबकि 3% पर्सन RH नेगेटिव है। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, विश्व में 80% लोग RH पॉजिटिव हैं और 20% RH नेगेटिव है। इसका मतलब RH नेगेटिव एक रेयर ब्लड ग्रुप हुआ। तो अगर किसी पर्सन को RH नेगेटिव वाले को ब्लड की जरूरत है और क्योंकि ये रेयर है और मिले, अगर ये RH नेगेटिव वाला ब्लड नहीं मिल पा रहा, तो इमरजेंसी में क्या हम RH पॉजिटिव का ब्लड इस RH नेगेटिव को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, केवल और केवल एक बार। वही हम फर्स्ट केस देख रहे हैं। फर्स्ट केस में RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को सिर्फ एक बार दिया जा सकता है। क्यों एक बार हम इस ब्लड को दे पा रहे हैं? उसका रीजन है, जैसे ही RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव के ब्लड में जाएगा तो RH नेगेटिव के रक्त में इस पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा और उतनी देर में पर्सन की जो कंडीशन है वो स्टेबल हो जाएगी। ऐसा क्यों? अगर किसी पर्सन को इमरजेंसी में खून चढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब पर्सन की कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि अगर उसे वो खून नहीं दिया गया तो ब्लड का जो वॉल्यूम है, मींस रक्त का जो आयतन है, वो कम होने की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो हमने इस RH नेगेटिव वाले को जब RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया तो उससे ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा और ब्लड के वॉल्यूम मेंटेन होने की वजह से, मींस रक्त के आयतन को अगर हम मेंटेन कर ले गए तो रक्त का दाब भी मेंटेन हो जाएगा और पर्सन की तुरंत मृत्यु नहीं होगी। इसका मतलब उस इमरजेंसी कंडीशन को थोड़ी देर के लिए हैंडल किया जा सकता है और इसकी स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है। तो पहली बार तो रक्त इस RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का दिया जा सकता है, क्योंकि इस आदान प्रदान के दौरान, क्योंकि RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को जब दिया जाएगा तो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा और उतनी देर में उस पर्सन की कंडीशन क्रिटिकल से
थोड़ा नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा बार बार किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही रक्त पहली बार जब इसकी ब्लड में गया है तब तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन अगर अब आपने दूसरी बार RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव के पर्सन को देने की कोशिश की तो उसके ब्लड में पहले से ही बनी बनाई एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, वो तुरंत रिएक्ट करेंगी और पर्सन की जो RBC है उसको किल कर दिया जाएगा, जो कि RH पॉजिटिव वाली है। इस वजह से केवल और केवल एक बार रक्त का आदान प्रदान सफल हो पाएगा, दूसरी बार नहीं होगा। अब हम RH कारक से रिलेटेड एक और केस को पढ़ते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस वर्ड का मतलब होता है एरिथ्रोब्लास्ट की संख्या का बढ़ना। जैसे ल्यूकोसाइटोसिस हमने पढ़ा था, ल्यूकोसाइट की संख्या का बढ़ना। जैसे थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, मींस थ्रोम्बोसाइट मींस प्लेटलेट की संख्या का बढ़ना। ऐसे ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस वर्ड का मतलब है एरिथ्रोब्लास्ट की संख्या का बढ़ना। अब ये एरिथ्रोब्लास्ट क्या है? तो आरबीसी को तो हम, जो एक परिपक्व आरबीसी है उसको तो हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, न कि एरिथ्रोब्लास्ट। तो एरिथ्रोब्लास्ट आरबीसी की बनने से पहले जो स्टेजेस हैं उनमें से एक स्टेज को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्ट। मींस जो अपरिपक्व आरबीसी है उस अपरिपक्व आरबीसी का नाम है एरिथ्रोब्लास्ट, और उसकी संख्या बढ़ गई है किसमें? फेटालिस मींस फीटस मींस भ्रूण में। तो फीटस में, भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्ट की संख्या का बढ़ना यह कहलाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हमारी जो स्प्लीन है वो केवल नॉर्मल शेप और साइज की आरबीसीज को जाने देती है। अब क्योंकि इस भ्रूण में इन अपरिपक्व आरबीसी की संख्या बढ़ गई है तो ऐसी आरबीसीज को प्लीहा में मींस स्प्लीन में नष्ट कर दिया जाएगा, और इन आरबीसीज को नष्ट करने की वजह से उस भ्रूण में सीवियर एनीमिया मींस खून की कमी और साथ ही साथ पीलिया मींस जॉन्डिस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और इसकी वजह से उस भ्रूण की अंदर जानलेवा स्थिति डेवलप करेगी, और इसको बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ये कैसे डेवलप करता है उसे समझते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के लिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये कि ये स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब फादर RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है। मींस पिता के अंदर RH कारक उपस्थित हो, माता के अंदर RH कारक उपस्थित नहीं हो, तब यह कंडीशन डेवलप होती है। कैसे? क्योंकि फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो इनके जो बच्चे हैं वो RH पॉजिटिव ही होंगे। उसका रीजन, क्योंकि हमने यहां पढ़ा था कि माता या पिता में से कोई भी अगर एक के पास इस कारक की जीन उपस्थित है तो बच्चा, उसके अंदर भी RH कारक की जीन उपस्थित होगी, मींस बच्चा RH पॉजिटिव ही होगा। ये जो RH पॉजिटिव ब्लड है जो कि बच्चे के अंदर है, ये बच्चा है इस मदर के अंदर यूट्रस में, और मदर में RH कारक उपस्थित है नहीं, तो मदर के लिए ये एक एंटीजन की तरह काम करेगा, और मदर इस एंटीजन के खिलाफ बनाएगी एंटीबॉडी। तो फर्स्ट बेबी के दौरान या फर्स्ट चाइल्ड जो कि RH पॉजिटिव है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मींस फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी जो है वो सक्सेसफुल मींस सफल होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो मदर का ब्लड है और जो फीटस का ब्लड है उन दोनों की कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। अलग अलग ब्लड वेसल्स में या अलग अलग रक्त वाहिनियों में वो बहते हैं, और जब कोई मिक्सिंग ही नहीं होगी तो इस फर्स्ट चाइल्ड के खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनाई ही नहीं जाएगी। एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो इस फर्स्ट चाइल्ड की जो डिलीवरी है वो सक्सेसफुल मींस सफल होगी।
तो एंटीबॉडी बनेगी कब? एंटीबॉडी बनेगी इस फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के दौरान, मींस इस बच्चे की जन्म के दौरान जैसे ही प्लेसेंटा टूटेगा, प्लेसेंटा रप्चर होगा, तो मदर और बच्चे का ब्लड मिक्स होगा और इसी मिक्सिंग की वजह से इस मदर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। और जो एंटीबॉडी बनी है वो बनी है आईजीजी टाइप की। अब ये आईजीजी क्या है? हमने ग्लोबुलिन अल्फा, बीटा और गामा 3 तरीके का पढ़ा था, और गामा ग्लोबुलिन को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन भी 5 प्रकार की होती है जो कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, जो कि आपको डिजीज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो हम तो केवल बात कर रहे हैं इस आईजीजी की। आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये जब सेकंड चाइल्ड जिसका कि ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, इसके पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव वाला बच्चा इस RH नेगेटिव वाले मदर के अंदर है। तो मदर के अंदर ये जो बच्चा है इसकी आरबीसी पर उपस्थित कारक एक एंटीजन की तरह कार्य करेगा, और इस एंटीजन के खिलाफ ये जो इसके ब्लड में पहले से ही एंटीबॉडी बनी बनाई है, जैसे आईजीजी बोल रहे हैं, ये यहां से निकल के मींस मदर के ब्लड से और इस चाइल्ड के पास पहुंच जाएगी प्लेसेंटा को क्रॉस करके। उससे क्या होगा? इस चाइल्ड की जो आरबीसी जिनके पास RH कारक उपस्थित है, उन आरबीसीज को किल किया जाएगा, मींस उस आरबीसीज को मार दिया जाएगा। जब आरबीसी को मारा जाएगा तो उनमें आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। जल्दी जल्दी ब्लड में आरबीसीज को भेजा जाएगा और अपरिपक्व आरबीसीज को ही ब्लड में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बनेगा कि आरबीसी पूरी तरीके से मैच्योर हो सके, मींस परिपक्व हो सके। तो अगर हम ऐसी स्थिति में जिसमें कि सेकंड चाइल्ड के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो रही है, अगर हम उसमें ब्लड में देखेंगे तो अपरिपक्व आरबीसी जो कि इरिथ्रोब्लास्ट हैं, उनकी संख्या ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। इसी वजह से इस स्थिति को हमने नाम दिया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन किसके अंदर देखने को मिली? इस सेकंड चाइल्ड के अंदर देखने को मिली, इस दूसरे बच्चे के। और ऐसे बच्चे के अंदर सीवियर मतलब बहुत ज्यादा एनीमिया और पीलिया की वजह से जानलेवा स्थिति डेवलप हो सकती है और इससे इस बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। अब उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए इस फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर ही इस मदर को कुछ इंजेक्शंस देने पड़ेंगे, जिससे कि इस सेकंड चाइल्ड का जो बर्थ है वो अच्छे से हो सके। ऐसे इंजेक्शंस के नाम है एंटीडी, रियोगैम और रोलिन। एक बार एम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन इंजेक्शंस के क्या नाम है। तो रियोगैम, रोलिन और एंटीडी, ये इंजेक्शन क्या है? ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी और सप्रेशन मींस सप्रेस करना, मींस जो प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करें। तो ये जो इंजेक्शन है ये इस मदर मींस इस माता के प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित करेंगे, जिससे उसके अंदर इस एंटीबॉडी का निर्माण होगा नहीं, और इस एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा तो इस बच्चे के अंदर आरबीसीज को किल नहीं किया जाएगा और ये स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी और सेकंड बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी। तो ये था RH फैक्टर से रिलेटेड 2 केसेस। फर्स्ट, जिसमें कि हम RH पॉजिटिव का ब्लड एक बार RH नेगेटिव को दे सकते हैं। सेकंड, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसमें कि फादर RH पॉजिटिव और मदर RH नेगेटिव होने चाहिए, तभी ये स्थिति उत्पन्न होती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसको पढ़ने के बाद अब हम ब्लड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है पैक्ड सेल वॉल्यूम मींस PCV। ये क्या होता है? तो पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब होता है परसेंटेज आयतन मींस
परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ऑल ब्लड कॉर्पसेल्स इन ब्लड, मींस रक्त में कुल रक्त कणिकाओं का परसेंटेज आयतन। कुल रक्त कणिकाओं में तीनों प्रकार की रक्त कणिकाएं आ जाएंगी, मींस आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हमें पता है कि इनका परसेंटेज वॉल्यूम कितना होता है, 45%, क्योंकि 55% तो होता है प्लाज्मा। तो पीसीवी हो गया 45%। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट जिसे बोलते हैं हेमाटोक्रेट वॉल्यूम, मींस एचवी। हेमाटोक्रेट वॉल्यूम क्या है कि इन तीनों में से अगर हम रक्त में केवल और केवल आरबीसी की परसेंटेज वॉल्यूम मींस आरबीसी का आयतन निकालें तो हम बोल सकते हैं उसे हेमाटोक्रेट वॉल्यूम। तो 45% में से अगर हम आरबीसी का देखें तो आरबीसी का आयतन 99% होता है, मींस इन तीनों ब्लड कॉर्पसेल्स मींस रक्त कणिकाओं में सबसे ज्यादा जो रक्त कणिका पाई जाती है वो है आरबीसी, 99% तो वही होती है। 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम हेमाटोक्रेट वॉल्यूम के लगभग बराबर ही होता है तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये तो था 45% और ये है उस 45% का 99%। तो इसका मतलब ये तकरीबन दोनों बराबर ही होते हैं। तो हमने पढ़ा पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है, रक्त में सभी रक्त कणिकाओं का परसेंटेज आयतन वो तो है पैक्ड सेल वॉल्यूम, और ब्लड में केवल और केवल आरबीसी का परसेंटेज वॉल्यूम ये है हेमाटोक्रेट वॉल्यूम। अब आते हैं थर्ड पॉइंट जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एक एंजाइम है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब वाटर और CO2 जुड़ता है तो H2CO3 बनता है और H2CO3 आगे टूटता है H+ और HCO3- में। वापस ये H+ और HCO3- जुड़ के H2CO3 बन सकता है और H2CO3 आगे जाकर H2O + CO2 में टूट सकता है। तो ये दोनों साइड में रिएक्शन करवाने के लिए या इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम जो करता है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये कहां पाया जाता है? तो ये आरबीसी और प्लाज्मा दोनों में पाया जाता है। पूछा जाए मुख्यतः कहां पाया जाता है तो आंसर जाएगा आरबीसी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट है हीमोकोनिया। हीमोकोनिया क्या होता है? हीमोकोनिया जब आरबीसी के विखंडित टुकड़े हो जाते हैं, आरबीसी टूट जाती है तो वो उन विखंडित टुकड़ों को, छोटे छोटे उन टुकड़ों को बोलते हैं हीमोकोनिया। और इसी जैसा एक वर्ड होता है हीमोलाइसिस। हीमोकोनिया और हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस तो रक्त कणिकाएं, चाहे वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, उनके छोटे छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। और आरबीसी के जो विखंडित टुकड़े हैं उन्हें बोलते हैं हम हीमोकोनिया। व्यस्क हीमोग्लोबिन हमने दो तरीके का पढ़ा था, HbA1 एंड HbA2। एक में था 2α + 2β पॉलीपेप्टाइड चेन, जबकि दूसरे में था 2α + 2डेल्टा। अब अगर इन दोनों में से भी हमसे ये पूछ लिया जाए कि व्यस्क हीमोग्लोबिन इन दोनों में से मुख्यतः कौन सा है तो आंसर जाएगा HbA1। तो HbA1 और इसमें हमें पता है 2α + 2β चेन्स होती हैं। नेक्स्ट सबसे अब हम करते हैं आरबीसी के अंदर 60% तो होता है वाटर, 40% उसमें ठोस भाग होता है, सॉलिड पार्ट होते हैं। उस 40% में 36% जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि आरबीसी के जो ठोस भाग है उसका कितना परसेंट हीमोग्लोबिन है तो हम कह सकते हैं 90%, क्योंकि 40% का 36% तो हीमोग्लोबिन ही होता है। आरबीसी के अंदर पूछे कितने परसेंट है तो आंसर जाएगा 36% हीमोग्लोबिन। आरबीसी के ठोस भाग का कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन होता है तो आंसर जाएगा 90%। नेक्स्ट हेमेचूरिया। ये जो वर्ड है तब यूज किया जाता है जब मूत्र में रक्त प्रेजेंट होता है, मींस मूत्र में रक्त की उपस्थिति क्या कहलाती है तो वो है हेमेचूरिया। अगर हम मनुष्य में
WBC एवं RBC का अनुपात निकालें तो वो कितना आता है। तो हम जानते हैं WBC ब्लड में होती है 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, हम इसे 10,000 तकरीबन मान सकते हैं। जबकि ये हमने पढ़ा था RBC होती है 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो अगर हम इनका रेशो निकालेंगे तो तकरीबन ये आएगा 1:500, इसका ये अनुपात होगा। बहुत सारी चीजें जो ब्लड से रिलेटेड हैं वो हम पहले ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि 100 ग्राम ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो 15 ग्राम होता है। कितने ml ब्लड के द्वारा कितने ml ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है, तो हमें पता है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। या फिर हमसे पूछा जाए कितने ग्राम हीमोग्लोबिन कितने को कैरी करता है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक और चीज कि कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ जाते हैं, तो एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि 100 ml ब्लड कितने ml ऑक्सीजन को सामान्य जब अवस्था है, जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, तो कितना डिलीवर करके आता है या दे के आता है ऊतक को, तो 5 ml ऊतक को सामान्य स्थिति में वो देकर आता है। जबकि अधिक शारीरिक व्यायाम के दौरान 15 ml ऑक्सीजन मसल्स मींस पेशियों को दी जाती है 100 ml ब्लड के द्वारा। तो ये थे ब्लड से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक हमने ब्लड के बारे में मींस ब्लड से रिलेटेड RBC, WBC, प्लेटलेट, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र मींस सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो परिसंचरण तंत्र होता क्या है। तो परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में फैला हुआ पाइपलाइन सिस्टम होता है। मींस हमारे शरीर में एक वाइडली स्प्रेड या विस्तृत रूप से फैली हुई पाइपलाइन तंत्र ही परिसंचरण तंत्र है। इसका कार्य क्या है, तो ये हमारे सेल को उनकी नीड, जो उनकी जरूरत है, उसे पूरा करने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 ऐसे सिस्टम हैं जिनके की कार्य इस परिसंचरण पर निर्भर करते हैं। हमारा जो पूरा परिसंचरण तंत्र है वो उत्पत्ति में मीजोडर्मल होता है। अब वो कौन से 4 तंत्र हैं जिनके कार्य इस परिसंचरण पर निर्भर करते हैं, तो वो उन 4 तंत्र में से पहला है उत्सर्जी तंत्र, सेकंड है पाचन तंत्र, थर्ड है अंतःस्रावी तंत्र और फोर्थ है श्वसन तंत्र। मींस एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं उत्सर्जी तंत्र मींस एक्सक्रेटरी सिस्टम की। हम जानते हैं उत्सर्जी तंत्र में शरीर से वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना ही कहलाता है उत्सर्जन। तो कोशिकाओं से उन वर्ज्य पदार्थों को सबसे पहले लेकर जाना पड़ेगा और वो लेकर जाएगा ब्लड, और वो ब्लड जाएगा किडनी के पास और फिर वहां जाकर मूत्र का निर्माण होगा और उस मूत्र के द्वारा शरीर से उन वर्ज्य पदार्थों को निकाल दिया जाएगा। तो ब्लड के द्वारा कोशिका से उन वर्ज्य पदार्थों को लेकर जाया जाएगा किडनी के पास। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो पहला तो हो गया उत्सर्जी तंत्र का कार्य जो इस पर डिपेंड कर रहा है। अब आते हैं सेकंड, पाचन तंत्र। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, पाचन तंत्र में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल एवं अवशोषित रूप में बदला जाता है जिससे वो सेल के पास पहुंच सके। तो कोशिका तक उन सरल और अवशोषित पदार्थों को लेकर जाने का कार्य कौन करेगा? तो पाचन के अंतिम उत्पाद मींस सरल और अवशोषित भोज्य पदार्थों को लेकर जाना कहां? कोशिका पर। ये किसका काम है? इस परिसंचरण तंत्र का। थर्ड, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। हम जानते हैं हमारे शरीर में ग्रंथियां जो है वो
अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि एवं मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती हैं। हम केवल यहां पर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थों को बोलते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं टारगेट सेल मींस टारगेट कोशिका पर। तो हम समझ रहे हैं कि ब्लड इन हार्मोन्स को लेकर इन कोशिकाओं तक जाएगा, तो उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? परिसंचरण तंत्र की। लास्ट में है श्वसन तंत्र, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन और CO2 को सेल के पास लेकर जाना मींस ऑक्सीजन को सेल के पास लेकर जाना, CO2 को वहां से लेकर आना, इन सभी के लिए गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत पड़ती है ब्लड की, और ब्लड द्वारा ये गैसेस कोशिका तक पहुंचाई जाती हैं और वहां से वापस हम इसे एनवायरमेंट में एल्विलाई के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो उन सब के लिए ब्लड का सर्कुलेशन मींस परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। तो हमने पढ़ा परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता इन चारों तंत्र के कार्यों को करने के लिए होती है, या हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये एक विस्तृत पाइपलाइन तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। अब क्योंकि हमारे बॉडी में दो ऐसे फ्लूइड हैं जो कि सर्कुलेट होते हैं, पहला है ब्लड मींस रक्त, दूसरा है लिम्फ मींस लसिका। तो इन दोनों फ्लूइड के बेसिस पर या हम कह सकते हैं इन सर्कुलेटिंग फ्लूइड या परिसंचरण द्रव्य के आधार पर दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। फर्स्ट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मींस रुधिर संवहन तंत्र, एंड सेकंड है लसिका तंत्र मींस लिम्फेटिक सिस्टम। रुधिर संवहन तंत्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं? पहला जिसका के संवहन हो रहा है वो है रुधिर मींस ब्लड, उसे पढ़ते हैं। ब्लड जिसके थ्रू ले जाया जा रहा है वो है ब्लड वेसल्स, उनको पढ़ते हैं। और ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करने वाला होता है हार्ट। तो इन तीन चीजों को हम रुधिर संवहन तंत्र में पढ़ते हैं, ब्लड को, हार्ट को और ब्लड वेसल्स को। इसमें से ब्लड हम पढ़ चुके हैं, अभी हम हार्ट और ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। लसिका तंत्र में हम लसिका के बारे में मींस लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, और पूरा का पूरा लसिका जिसके थ्रू ले जाया जा रहा है उन लसिका वाहिनियों के बारे में, और लसिका जहां बन रहा है उन ऑर्गन्स के बारे में जैसे स्प्लीन, उनके बारे में हम लसिका तंत्र में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम ये इस चैप्टर में हम रुधिर संवहन तंत्र और लसिका तंत्र को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं परिसंचरण प्ररूप मींस सर्कुलेटिंग पाथवे, या इसे हम बोल सकते हैं परिसंचरण पथ। ये दो प्रकार का होता है। विभिन्न जीवों में जब हम देखते हैं तो दो प्रकार के परिसंचरण पथ हमें देखने को मिलते हैं। कुछ जीवों में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मींस खुले प्रकार का परिसंचरण प्ररूप होता है, जबकि कुछ जीवों में बंद प्रकार का मींस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिन जीवों में मिलता है उनका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, जबकि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है एनेलिडा में एंड कॉर्डेटा में। ये संघों के बारे में मींस इन फाइलम्स के बारे में आप एनिमल डायवर्सिटी में पढ़ेंगे। उसी में आपको पढ़ाया जाएगा कि मोलस्का में दो तरीके के जीव होते हैं, एक है सिफेलोपोडा और एक होते हैं नॉन सिफेलोपोडा। तो मोलस्का दोनों जगहों पर आता है। सिफेलोपोडा जो मोलस्क हैं उनमें तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि नॉन सिफेलोपोडा जो मोलस्क हैं उनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। अब खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में होता क्या है? तो यहां पर ब्लड को हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में भी ब्लड को हार्ट के थ्रू ही पंप किया जाता है।
डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस है यहां पर। खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त को हृदय द्वारा खुले रक्त पात्रों में पंप किया जाता है, जबकि बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त को हृदय द्वारा रक्त वाहिनियों में पंप किया जाता है। हमने अभी यहां पर सबसे बड़ी या सबसे छोटी इसके बारे में बात नहीं करनी, हम तो केवल ये समझ रहे हैं कि खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ब्लड को पंप करने के बाद डाल दिया जाएगा खुले रक्त पात्रों में। इस तरीके के ब्लड के साइनसेस या हम बोल सकते हैं छोटे कोटर समान संरचनाएं इनकी बॉडी में पाई जाती हैं, या इन्हें खुले रक्त पात्र या ब्लड साइनसेस भी हम बोलते हैं। तो अगर खुले रक्त पात्रों में ब्लड को हार्ट के थ्रू पंप कर दिया जाए और उसे डाल दिया जाए वहां पर, तो वो तो कहलाता है खुला परिसंचरण तंत्र। जबकि अगर ब्लड को हार्ट के थ्रू पंप करके ब्लड वेसल्स जो कि बंद होती हैं, तो अगर बंद रक्त वाहिनी में पंप किया जाए तो उन्हें उस तरीके का परिसंचरण कहलाता है बंद प्रकार का, मींस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को हार्ट ने पंप करके ओपन ब्लड साइनसेस मींस खुले रक्त पात्रों में पंप किया, जबकि बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त को बंद रक्त वाहिनियों में पंप किया जा रहा है। खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें तो यहां हम देख सकते हैं कि ये एक ब्लड साइनस दिखा रखा है, जिसमें जिस जीव में ये पाया जा रहा है उसकी ये कोशिकाएं दिखा रखी हैं, और इस ब्लड साइनसेस मींस इस रक्त पात्र में अंदर की साइड में ब्लड ये भरा हुआ है। तो यहां पर ब्लड और सेल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, मींस कोशिका एवं रक्त के मध्य यहां पर सीधा संपर्क देखने को मिलता है। किसमें? खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो कि हमारे अंदर पाया जाता है, हमारे अंदर ब्लड और सेल के बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, मींस रक्त और कोशिका के बीच में कोई भी सीधा संपर्क नहीं होता है। कैसे? ब्लड जो पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू, वो पहले एरोटा मींस महाधमनी में डाल दिया जाता है, जो कि बड़ी रक्तवाहिनी होती है, और जब वो एरोटा डिवाइड होती है तो बनती है आर्टरी मींस धमनियां, और धमनी एक बड़ी रक्तवाहिनी है। फिर जब उससे आगे जाएंगे तो छोटी रक्तवाहिनी मींस धमनिका में जाएगा ब्लड, फिर धमनिका से सबसे छोटी जो रक्तवाहिनी केशिकाएं हैं उनमें जाएगा, और केशिकाएं ही कोशिका के पास तक ब्लड को लेकर जाने का कार्य करती हैं। मींस सेल के लेवल पर, कोशिका के स्तर पर हमें केशिका देखने को मिलेगी, और उस केशिका के अंदर होगा ब्लड। तो ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है किसके? सेल के। कोशिका के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड नहीं होता, किसमें? बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में। क्यों? क्योंकि ब्लड तो क्लोज्ड ब्लड वेसल के अंदर बह रहा है, मींस बंद रक्त वाहिनियों के अंदर है। इस वजह से यहां पर सीधा संपर्क नहीं होता किस किस के बीच में? ब्लड और सेल के बीच में। दोबारा से समझते हैं, खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त और कोशिका के मध्य सीधा संपर्क होता है। यहां हम देख रहे हैं सेल और ब्लड के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन क्योंकि यहां ब्लड वेसल के अंदर है और कोशिका के पास जब ये पहुंचेगा तो सेल के लेवल पर केशिकाएं पाई जाएंगी, जो कि सबसे छोटी रक्तवाहिनियां होती हैं। उनसे ऑक्सीजन सेल को दे दिया जाएगा और सेल से CO2 केशिका के अंदर ब्लड में चला जाएगा। तो ब्लड का और सेल का डायरेक्ट कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। ये कहां देखने को मिलेगा? बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कम सुग्राही होता है, मींस ये कम एफिशिएंट होता है, जबकि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र अधिक सुग्राही होता है। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र मींस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लेस एफिशिएंट होता है, जबकि
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि इस बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को ज्यादा सप्लाई देनी है या कम सप्लाई देनी है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ब्लड क्योंकि एक कटोरे जैसी संरचना में भरा हुआ है तो हम उसे ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि किसी भी जगह ज्यादा दिया जाए या किस जगह कम दिया जाए। यहां पर हम कैसे इसको नियंत्रित कर पाते हैं कि किसी ऑर्गन पर ब्लड ज्यादा जाना है या कम जाना है? तो वो इन रक्त वाहिनियों की वजह से, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियों की दीवारों में पाई जाती हैं पेशियां जिनका नाम है स्मूथ मसल्स मींस चिकनी पेशियां, और उन चिकनी पेशियों के कॉन्ट्रैक्शन मींस संकुचन की वजह से हम किसी भी जगह पर ज्यादा रक्त की आपूर्ति या कम रक्त की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जहां पर कंट्रोल किया जा रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट है और जहां पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो कम एफिशिएंट है। तो कम एफिशिएंट कौन है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और ज्यादा एफिशिएंट कौन है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मींस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और हमारे अंदर कौन सा सिस्टम पाया जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।